ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि फालतू की मौत मर जाता है और उसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है, एक छोटे बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में आके फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ उन दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है, खट्टी मीठी वाली। अबे साले, जिसको देखकर चोर डर के मारे भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वो उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो नहीं रुलाता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन को गले लगाती है और उससे पूछती है कि क्या उसको उसके बूब्स याद हैं। अरे मेरा मतलब कि क्या उसको उसकी माँ याद है। केन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो आईने पर एक नजर डालता है तब वो घबराने लगता है और सोचता है वो क्या बन गया। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया उसको जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वो कैसे बच्चा बन गया और सोचता है कि क्या वो एक एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो बिना समय बर्बाद किए अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर ये सोचता है कि इसको राइफल बनने में कितना टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है। बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के बाद केन सारी जानकारी निकलवाने में कामयाब हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका असली नाम केन वन सिल्वर है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है, जिसकी एक बहन रनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को भी जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपने राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर के जंगलों से बचाने के लिए एक सेना को संभालते हैं। केन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू का उपयोग भी कर सकते हैं। केन और एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वो तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तब वो मन बनाता है कि वो अपना पूरा जीवन यही जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है और सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है। लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए और सिल्विया उसकी माँ से निकाला हुआ दूध उसको पिलाने लगती है। तब ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहीं होता। केन बताता है कि वो दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। ग्राम ये सुनकर खुश हो जाता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसे बताता है कि वो 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वो जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा था। उसे पता चलता है कि वो पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वो जादू पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे बेहतर ताकतवर एज लॉर्ड बनने में उसकी मदद करेगी। रनी चुपके से कमरे में आ जाती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वो गुप्त रूप से बाहरी दुनिया का अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले सबसे पहले एडवेंचरर युवा के बारे में सब कुछ बताती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वो अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन वो दिन आखिरकार आ जाता है और उसके परिवार इस बात से खुश होता है कि वो कितना सुंदर लग रहा है। वो पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़े गाड़ी पर और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्य होता है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वो अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो देखने के लिए कहता है। वो सभी उसके आंकड़ों को देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वो तुरंत उससे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और जो देखा है वो भूल जाए। फिर केन ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उसके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच में है और वो गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू कर देता है। गॉड की मूर्तियों से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है और केन सभी साधु गॉड के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उसका असली नाम शीना के नाम से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जोरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा से बताता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो उसे सुन सकते हैं और फिर जब वो उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं वो बताता है कि केन की मौत फालतू में हुई थी, क्योंकि वो अगर अपराधी को नहीं रोकता तो अपराधी वैसे ही गिर जाता और हर कोई इसे रोक लेता। मतलब केन एक बहुत बड़ा सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। अरे मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए मरा था, इसलिए उन्होंने उसे रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वो एक बेवकूफ लग रहा था,
पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाला परिवार में जन्म हुआ है और अब वो जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देते हैं। जरम उसे गॉड ऑफ वार के साथ साथ अपने आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वो वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वो महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और उन्हें क्लैप। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वो अंबानी बन सके। पर बढ़िया बॉडी के साथ गॉड ऑफ अर्थ आती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसका सबसे बड़ा जेनस उसे बताते हैं कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। प्रीस ने मूर्तियों को इतना चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो स्टेटस विंडो की जांच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सारे गोट ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि सबसे हाई लेवल का 2 गुना है। केन जानता है कि ये सब कुछ छुपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नाम का एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वे अपने स्टेटस को छुपाने के लिए करता है। रात को डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम से पूछता है कि क्या वो उसे उसकी स्टेटस विंडो दिखा सकता है और वो सबको दिखाता है। अरे अपनी स्टेटस विंडो, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सभी गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिक लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश में काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसका पिता घबरा जाता है और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेता है। केन मान जाता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिक बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारे जानवर को समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पार्मा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वो वादा करता है कि सब कुछ अलग होगा, इसलिए वो राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राक्षस उसे मुक्का मार देता है। दर्द के साथ केन वादा करता है कि वो अब उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वो परवाह करता है। वो दूसरों की रक्षा करना चाहता है, इसीलिए वो अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है, जिससे राक्षस गायब हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर लेटता है, वो बिल्ली के कानों को देखता है और सोचता है कि काश वो उनको छू पाता। वो चाहता है कि उसे लोगों को फिर से रुलाना न पड़े और उसे चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद केन की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की है वो रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि उस दुनिया में उसकी शक्तियां वास्तव में लोगों को बचाने में मदद कर सकती हैं। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो भविष्य में क्या बनना चाहता है। केन बोलता है कि वो उसकी तरह 2 पत्नियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है ताकि देश की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, अरे बात कर सके, और हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों की जिनके बड़े बड़े होंगे, अरे दिल बड़े होंगे यार। हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए वो एक एडवेंचरर बनेगा। उसकी आवाज में संकल्प सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे के अंदर वो सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, लेकिन उसकी ट्यूटर आ गई थी। केन इतने एक्साइटेड है कि वो खिड़की की ओर भागता है और गलती से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट जगह पर जाकर गिरता है। उसने लड़कियों से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों ट्यूटर मेली और नीना का परीक्षा करवाया। हवेली के अंदर मेली को अपना इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन केन ये देखने में बिजी है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है और केन उसे बोलता है कि वो उसे ऐसे बात करें जैसे कि वो उसका दोस्त हो। मिली उसे पढ़ाने के लिए एक्साइटेड है और वो हवेली में ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू कर देती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है, जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जांच करने के लिए वो तुरंत नकल की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो मुश्किल से उसके हमलों को रोक पाती है। नीना पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वार का आशीर्वाद मिला है और केन कहता है कि हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। मिली हंसती है और नीना से विनती करती है कि वो उसे कुछ जादू सिखाए, इससे पहले कि उसकी तलवार उसको पेनिट्रेट कर दे। नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादू क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है। वो सभी तरह का जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वो पत्थर के निशान को भेद देता है। केन बताता है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक से भी आशीर्वाद मिला है और मिली को चिंता होती है कि वो उसको कुछ नहीं सिखा सकते और वो अपने आइटम बॉक्स से तौलिया निकालता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। उसका मैजिक पूरे मेंशन को नष्ट कर सकता है, तो केन ने सुझाव दिया कि वो स्टडी करने के लिए मेंशन से बाहर जाते हैं। वो घर से बाहर कभी नहीं गया है, इसलिए मिली और नीना को लगता है कि उसके लिए बाहर जाना बेहतर होगा। उन्होंने ग्राम को समझाया कि केन की क्षमता हवेली को नष्ट कर देंगी और जब ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा पहले दिन से ही इतना शक्तिशाली है तो वो घबरा जाता है। मैं जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन उम्मीद थी कि केन उससे पहले बड़ा हो जाएगा। कठोर मन के साथ ग्राम उससे एक शर्त पर बाहर जाने के लिए सहमत होता है कि वो जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और पहली बार बाहर जाता है अपने ट्यूटर के साथ। नीना जादू की ट्रेनिंग शुरू करती है और उसे उसके मिडिल लेवल के मैजिक का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। केन ने तुरंत ही अग्नि मंत्र बोला और उसने पत्थर की ओर फेंका,
जिससे दोनों लड़कियां गिर जाती हैं और वहाँ एक विशाल गड्ढा हो जाता है जहाँ पर एक बड़ा पत्थर था। वो सोचती हैं कि इतना मैजिक यूज करने से वो थक गया होगा, लेकिन केन तो बिल्कुल ठीक था। मिली को एहसास होता है कि आसपास कुछ खतरा है और झाड़ियों से निकलकर एक खरगोश मिली पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है। वो केन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसने खरगोश को चकमा दिया और हवाई गोलियों से उसे हरा दिया। मिली सोच रही है कि क्या वो उसको बेचने जा रहा है, लेकिन केन उसे अपने परिवार को दिखाना चाहता था, इसलिए उसने इसे अपने आइटम बॉक्स में जमा कर लिया। लिली चौंक जाती है क्योंकि वो काफी टाइम से पैसे जमा कर रही है ताकि वो भी एक आइटम बॉक्स ले सके। इस बीच नीना 300 मीटर के एरिया को स्कैन करती है, यहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। केन भी वो देखकर मंत्र को कॉपी करने की कोशिश करता है और सब वो 4 मॉन्स्टर खरगोशों को पता लगाता है। नीना को आश्चर्य होता है कि कोई नंबर ऑफ मॉन्स्टर भी बता सकता है। स्कैन के माध्यम से वो सभी खरगोश को हरा देते हैं, हालांकि उनमें से एक भाग जाता है और केन इसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसे चेतावनी देती है कि वो कभी भी जंगल के अंदर ना जाए क्योंकि इसके अंदर लेजेंड मॉन्स्टर रहते हैं और कुछ 10 सालों में सभी राक्षस शहर में घूमने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं। केन समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन वो एक दिन अपने दम पर इसके अंदर घूमने जरूर जाना चाहता है। उस रात उसने चेक किया और देखा कि कुछ खरगोशों को मारने के बाद उसका लेवल 8 पर पहुंच गया है। उसने उसका लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है उसकी जाँच की और देखा कि गॉड चोजन के खिताब के कारण वो जो कुछ भी सीखता है उसका 100 गुना हो जाता है। केन की शक्तियां पहले से भी सभी मनुष्यों को पार कर चुकी हैं और उसने महसूस किया कि अगर यही जारी रहा तो पूरा देश उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों के बाद मिली केन को एडवेंचर गिल्ड ले जाती है ताकि वो शक्तिशाली मॉन्स्टरों से लड़ सके। रोडी पूछती है कि यहाँ उनका कैसे आना हुआ और मिली बताती है कि वो केन के लिए कुछ क्वेस्ट लेने आए हैं। हालांकि एक आदमी आता है और मिली और नीना को डी रैंक होने और एक बच्चे को देखभाल करने के लिए उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो भी डी रैंक पर है, इसलिए वो उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसे अपना डी दिखा सके। नीना उसे दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रॉथ उसके अपमान से तंग हो गया है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि 2 और बंदे मिली को पकड़ लेते हैं। जैसे वो उसके चेहरे को छूने वाला था, केन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वो किसी को भी उसकी बंदी को छेड़ने नहीं देगा। अरे मेरा मतलब है ट्यूटर को। मिली केन को भागने के लिए कहती है, तभी केन उसके चेहरे पर मारता है। क्रॉस खड़ा हो जाता है और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन हर एक हमले से बच जाता है और यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से उनकी तलवार पकड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है और 2 लोग मिली की गर्दन पर चाकू रख देते हैं, लेकिन केन उन्हें भी सबक सिखाता है। नीना केन को गले लगाती है और वादा करती है कि वो अगली बार उसकी रक्षा जरूर करेगी। वर्षों की ट्रेनिंग के बाद केन बड़ा हो गया है। लिविया जो बताती है अंतिम क्लास कुछ दिनों में होगी और केन एक्साइटेड है और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका खोज रहा है। वो याद करता है कि मिली को एक जादू बैग चाहिए था, इसलिए उस रात केन अंधेरे जंगल में सबसे गहरे हिस्से में जाता है। उसके सामने एक ब्लड डीमन आता है जिसको वो हरा देता है। इसके बाद वो एक अर्थ ड्रैगन को हराता है और गार्ड सोचते हैं कि राक्षस हमला करने वाले हैं। पूरी सेना हमले के लिए निकल जाती है। केन सब कुछ इकट्ठा करता है जो वो लेने आया था और अपना रुमाल पीछे छोड़कर टेलीपोर्ट करता है। ग्रांड घटनास्थल पर पहुंच जाता है और उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि जंगल में सभी मॉन्स्टर का सफाया हो गया है। ग्राम सोचता है कि कौन हो सकता है इतना ताकतवर। ग्राम की नजर फिर जमीन पर पड़े रुमाल पर पड़ती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। केन की ट्रेनिंग का लास्ट दिन आता है और वो दोनों ट्यूटर आते हैं और उसे बताते हैं कि आज उसकी ग्रेजुएशन का अंतिम दिन है और पिछले 3 वर्षों की कड़ी मेहनत करने के लिए उसे बधाई देते हैं। केन उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता है और गिफ्ट के तौर पर जादुई बैग देकर उनका आभार प्रकट करता है, जो उसने जंगल के अंदर ब्लड डीमन और अर्थ ड्रैगन को हराकर सामग्री इकट्ठा करके बनाया है। लेकिन वो उन्हें चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो केवल नॉर्मल बैग है जिसमें ज्यादा सामान नहीं आएगा, बस एक हवेली के जितना सामान आएगा। मिली उसे बताती है कि सबसे महंगे मैजिक बैग में सिर्फ 2 किलो सामान आता है। मिली को चिंता है कि लोग उनसे इसे लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन केन बताता है कि उसने उन्हें एन्चार्टेड कर दिया है ताकि अगर कोई इन बैग को ले जाएगा तो वो उतने ही भारी हो जाएंगे जितना उनके अंदर सामान होगा। मिली और नीना उसे ये सब करने के लिए धन्यवाद देती हैं और वो दोनों अपने घुटनों पर बैठकर उसको ब्लो जॉब। वो उससे कहता है कि वो बड़े होने पर अगर उसे कभी भी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसके पास आ सकता है और वो उसकी मदद करेंगे, चाहे कोई भी काम हो, मतलब कोई भी काम। और इसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है। केन को लगता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर असल में उसका कुछ और ही बड़ा हो गया है। महीनों बाद एक गहरी गुफा के अंदर केन एक रेड ड्रैगन से लड़ता है और उसे एक हमले में हरा देता है। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए जब वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका जादू 80 मिलियन से ज्यादा हो गया था और उसको ड्रैगन लेवल का खिताब मिलता है। उस दिन से अब तक 2 साल बीत गए हैं और केन आखिरकार 10 साल का हो गया है। वो अपने जन्मदिन मनाने के लिए एक इवेंट में जा रहा है। केन 3 किलोमीटर के दायरे को स्कैन करता है, अपना मैजिक यूज करता है और उसे पता चलता है कि राक्षसों ने आगे सैनिकों पर हमला कर दिया है और वो अपने पिता को वहां जल्दी जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग उनको बचाने की कोशिश कर सकें। हालांकि घोड़े बहुत धीमे थे, इसलिए केन स्पाइडरमैन की तरह गाड़ी से बाहर कूदता है और अपने हवा के जादू से राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ता है। सभी सैनिक हारने वाले थे,
लेकिन केन ने कूदकर सभी सैनिकों को बचा लिया। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक राक्षस को नष्ट करने के लिए अपने मैजिक का यूज करता है। फिर भी कुछ 20 गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, इसलिए केन अपनी तलवार को समन करता है और उन्हें एक हमले में खत्म कर देता है। फिर उसका सामना बॉस डीमन से होता है। वो तुरंत अपनी तलवार से फायर मैजिक का यूज करके बीस्ट को मार डालता है। सिपाही उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहते हैं। केन अपना इंट्रोडक्शन ग्राम के बेटे के रूप में देता है। तभी ग्राम के सैनिक वहां आते हैं। काफी खून निकलने के कारण सैनिक गिर जाता है, इसलिए केन उसको अपने मैजिक से ठीक करता है, जिससे बाकी सभी सैनिक भी ठीक हो जाते हैं। ग्राम लास्ट में आता है और ये सब कुछ देखकर वो चौंक जाता है। तभी उसको नजर शाही मोहर पर पड़ती है, जिसको वो तुरंत पहचान लेता है। अंदर दो राजकुमारी लिली और ड्यूक की बेटी सिल्क दिखती हैं। वो दोनों उन्हें बचाने के लिए ग्राम को धन्यवाद देती हैं, लेकिन ग्राम उन्हें बताता है कि ये उसका बेटा केन था जिसने उन्हें बचाया। लिलिया लगभग बेहोश होने वाली थी, इसलिए केन उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक आराम मंत्र का उपयोग करता है। प्रकाश उसके सारे दर्द और चिंता को दूर कर देता है, लेकिन नटखट ने उन्हें किसी अन्य प्रकार का जादू से मंत्र मुक्त कर दिया है। तुरंत लिलिया उसके पास आती है और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है। सिर्फ उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वो अब तक का सबसे बड़ा तलवारबाज है, लेकिन लिसिया कहती है कि उस पर उसका हक है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि केन को कौन ब्लो जॉब देगा। उसके पिता की आंखों के सामने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। विशाल गाड़ी के अंदर केन को आश्चर्य होता है कि वो दोनों इससे इतना चिपक क्यों रहे हैं। लिसिया बोलती है कि वो डरी हुई है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकती और वो दोनों इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं जब तक कि ईजा नहीं आ जाता। तभी सैनिक उसे बताता है कि वो आराम करने की जगह पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन रेस्ट एरिया में आने के बाद लड़कियां उसके साथ थ्रीसम करना चाहती थी। अरे मेरा मतलब आराम करना चाहती थी। केन बचने की कोशिश करता है, लेकिन लिसिया और सिल्क उसे बताती हैं कि वो दोनों डरी हुई हैं। ग्राम ये कहता है कि ये अनुचित है, लेकिन लड़कियां बोलती हैं कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है और अगर किसी अजगर ने उन पर हमला कर दिया तो, इसलिए वो केन के अजगर के साथ रात बिताना चाहती हैं। ग्राम कहता है कि उसके अजगर के साथ वो रात बिता तो सकती हैं, लेकिन सिल्क बताती है कि उसका अजगर केन के अजगर से छोटा है। वो केन से उसके साथ रात बिताने के लिए विनती करती हैं और वो मान जाता है। ग्राम कहता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन फिर उसे 2 गुना सिरदर्द झेलना भी पड़ता है। बेडरूम के अंदर लड़कियां उसे अपने बगल में सोने के लिए विनती करती हैं और वो बिस्तर को एक दूसरे की तरफ धकेलती हैं, लेकिन बिस्तर को एक दूसरे के बगल में धकेलना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रात केन के शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। केन को लगता है कि वो 10 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगा। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार वो कैबिनेट पहुंचे। हेड नाइट उनका स्वागत करता है, पर दोनों केन से चिपकी रहती हैं। नाइट केन का सम्मान करने के लिए झुकता है और बताता है कि उसको पहले से ही खबर मिल गई थी कि केन ने कैसे सबको बचाया जिनका खात्मा हो गया था। केन आइटम बॉक्स से उनकी बॉडी बाहर निकालता है और बॉडी उसको उनके परिवार को सौंपने के लिए बोलता है। 1 घंटे की आवाज आती है और केन वहाँ से जाने लगता है। नाइट उसे बताता है कि वो राजा से मिलने जा रहे हैं। वहाँ के राजा को देखने के लिए सारे नेता वहाँ जमे हुए हैं, जैसे कि मोदी, केजरीवाल, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी आया था। वो राजा के सामने झुकता है और राजा का कमांडर उसे लील और सिल्क को सभी 50 ओक से बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसकी बहादुरी का इनाम देने के लिए राजा ने उसे 1 हवेली, 10 प्लेटिनम के सिक्के और बैरन की उपाधि से नवाजा। तभी एक मोटा नेता आगे आता है और बोलता है, इतने पैसे और इनाम बच्चे को देना सही नहीं है। राजा तुरंत उस पर भड़कता है और कहता है, अबे मोटे, पहले अपना पेट अंदर कर, फिर बात करना। राजा ने कहा कि उस वक्त अगर केन जैसा शेरदिल इंसान नहीं होता तो वो अपनी बेटियों को कभी नहीं बचा पाता। इस राज्य को ऐसे ही वीरों की जरूरत है, राजा ने कहा और मोटा नेता को भगा दिया। फिर राजा ने केन से पूछा, क्या तुम ये सब कुछ स्वीकार करोगे? केन ने ये सब कुछ आराम से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राजा ने उसे प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाया। केन और उसके पिता ग्राम राजा से मिलने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उसके पिता ने कहा, वाह बेटा, अपने भाइयों से पहले तूने हवेली भी पाली। कुछ देर बाद राजा 2 लड़कियों के साथ एंट्री मारता है। केन सोचता है, भाई ये तो गड़बड़ है। राजा को पता चल गया तो कल रात की कहानी बतानी पड़ेगी। राजा ने केन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी बेटी को बचाया। ड्यूक भी अपनी बेटी सिल्क को बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। फिर राजा कहता है, केन बात थोड़ी भारी है, सुन ले, क्या तुम मेरी बेटी और ड्यूक की बेटी से शादी करोगे? राजा ने बताया कि शादी अभी नहीं होगी, लेकिन दोनों के बड़े होने तक इंतजार करना होगा। फिर उसने कहा, अब तुमने दोनों के साथ रात बिताई है तो उन्हें अब कोई और दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले कि ये सब बवाल हो, इस रिश्ते से मान लो। केन का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, भाई किस चक्कर में फंस गया मैं। राजा ने बताया कि उसकी बेटियों ने खुद केन से शादी की इच्छा जताई थी और उसकी महानता को देखते हुए राजा ने उसे राज्य में रखने का फैसला किया। केन अपने पिता की तरफ देखता है, शायद कोई टिप्स मिल जाए, लेकिन उसका बाप भी चुप रहता है। कोई और चारा न होने की वजह से केन ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं उनका पति बनने को तैयार हूँ। सिल्क ने केन से कहा, तुम्हारे साथ बिताई रात मैं कभी नहीं भूल सकती। इस पर केन ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, अरे वो तो गलत फहमी थी। उस रात अंदर बाहर करने के चक्कर में मैं खुद भी ठीक से नहीं सो पाया था। ये सुनकर सिल्क और छोटी उससे घूरने लगे। सिल्क ने पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? केन ने सर पकड़ लिया और बोला, मारो मुझे सालो, जिंदा मत छोड़ो। कुछ दिन के बाद केन चर्च पहुंचा गॉड से मिलने, जहां जेना मुझसे कहता है, काफी टाइम हो गया यार मिले हुए। केन ने जवाब दिया, भाई मेरा स्टेटस पहले से बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है,
मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान बन गया हूँ। ये सुनकर जैनब ने पूछा, तो फिर क्या तू गॉड बनना चाहोगे? लेकिन केन सोचता है गॉड बनकर भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। इस पर जैनब ने सलाह दी, भाई मजबूत रिश्ते बना, लाइफ में साथ देने वाले लोग जरूरी होते हैं। फिर जैनब ने उससे कहा, अपने पिछले जीवन का ज्ञान इस्तेमाल करते हुए कुछ मनोरंजन वाली चीज बना। केन को एक आइडिया आया, उसने सोचा क्यों ना वो एक गेम बनाए। जैनब और टेक्नोलॉजी के गॉड ने इस पर जोश दिखाया और केन से विनती की कि वो जल्दी से गेम बनाए। उसी दिन रैनी कपड़ों की शॉपिंग कर रही थी और केन वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो वो बाहर निकल गया और वहीं उसने पार्मो को देखकर वो लड़की जिसे उसने 5 साल पहले बचाया था। पार्मो के अंकल टॉमनेस केन से मिले और ये जानकर दंग रह गए कि केन एक नोबल है। केन ने उससे कहा, अरे यार मुझे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। फिर उसने तामनेस की दुकान का मुआयना किया। दुकान एक एंटीक स्टोर निकली जहाँ पर आइटम तामनेस ने खुद बनाया था। केन ने पूछा, भाई मेरे लिए एक खास चीज बना सकते हो? तामनेस ने कहा, हाँ। फिर केन ने उसे गेम का ब्लूप्रिंट दिखाया जिसे वो बनाना चाहता था। तामनेस ने ब्लूप्रिंट देखकर कहा, ये गेम तो हिट होने वाली है। केन ने तुरंत उसे एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहा और इसके लिए एक पूरा सोने का सिक्का दिया। बस भाई तू बना दे, गेम तो पक्का धूम मचाएगी। तामनेस इतनी बड़ी पेमेंट देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर केन मुस्कुराते हुए कहता है, भाई से पेमेंट मत समझो, इन्वेस्टमेंट समझो। तामनेस आखिरकार विनम्रता से इसे स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि वो उसके लिए सबसे शानदार गेम बोर्ड बनाएगा। केन खुश होकर दुकान से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आते ही देखता है कि रैनी परेशान होकर उसकी तलाश कर रही है। रैनी उससे गुस्से में पूछती है, तुम वहां से बिना बताए कहाँ चले गए? मैंने इतने कपड़े ट्राई किए और तुमने एक भी नहीं देखा। केन कूल अंदाज में जवाब देता है, वैसे भी तुम उन सब में एक जैसी ही लगती हो। रैनी पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ओनी चैन उसकी सूरत को खराब मानता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि वो फैसला कर लेती है कि वो केन को सबक सिखाएगी। रैनी ने पूरी रात केन को अलग अलग ड्रेस पहनकर दिखाने का प्लान बनाया और तय किया कि उसे अच्छा जवाब न देने के लिए सजा देगी। जैसे ही वो केन को ड्रेस पहनने का मिशन पर होती है, सिल्विया वहां आकर उसकी जान बचा लेती है। सिल्विया उसे बताती है कि तामनेस ने अपनी दुकान में प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। केन तुरंत दुकान की ओर भागता है और प्रोटोटाइप देखकर दंग रह जाता है। यही तो मैं चाहता था, वो खुशी से चिल्लाता है। फिर तामनेस के साथ उस गेम को खेलने में पूरी दोपहर बिता देता है। तामनेस कहता है, ये गेम बहुत पॉपुलर होने वाला है। इस पर केन सुझाव देता है, अमीरों के लिए एक फैंसी वर्जन भी बनाओ, मुझे यकीन है कि उन्हें ये पसंद आएगा। केन का प्लान था कि 50 फैंसी बोर्ड और 1000 सामान्य बोर्ड बनाएं। तामनेस उसे बुद्धिमान कहता है लेकिन साथ ही बताता है कि उसकी कंपनी इतनी जल्दी इतने सारे बोर्ड नहीं बना सकती। इस पर केन सोने के सिक्के निकालकर तामनेस के सामने पटक देता है और कहता है, अब बना ले भाई, जितनी जल्दी हो सके। सोने के सिक्के देखकर तामनेस वादा करता है कि वो सारे बोर्ड जल्दी बना देगा। फिर केन ये सोचकर कि कोई उसकी गेम के डिजाइन को चोरी न करे, बोर्ड को गॉड ऑफ कॉमर्स को समर्पित करने का फैसला करता है। अब तो हमारी गेम को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बोर्ड से गोल्डन रोशनी निकलती है और गायब हो जाता है। केन तामनेस से एक बार रिक्वेस्ट करता है, भाई शाही परिवार के लिए एक ज्यादा फैंसी वर्जन बना सकता है। तामनेस ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि शाही परिवार के लिए काम करना उसके लिए गर्व की बात होगी। अगले दिन एक सेरेमनी होती है। ग्राम केन को चेतावनी देते हुए कहता है, बेटा यहाँ के सारे मम्मी पापा अपनी बेटियों का रिश्ता तुझसे करवाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना। केन अपने कूल स्टाइल में जवाब देता है, पापा मैं सब लड़कियों के साथ घूमूंगा पर शादी में किसी से नहीं करूंगा, आखिर मैं टॉप जीजो हूँ। ग्राम हैरान रह जाता है और मन में सोचता है, मेरा बेटा तो मेरा भी बाप निकला। महल के अंदर केन कोन्याको को अपने बच्चों के साथ देखता है और सोचता है, ये आदमी तो पूरा टट्टी है। फिर वो ड्यूक और सिल्क से मिलता है। ड्यूक उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता एकदम टपाटप वाला हो। केन अंदर ही अंदर सोचता है, मैं कहाँ फंस गया यार। फिर वो सिल्क से कहता है, तुम इस पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, जैसा मेरी माँ ने मेरे बाप को दिया था। सिल्क का पिता ये सुनकर बोलता है, तुम्हारा पापा ग्राम तो सच में बदसूरत है और सच कहूँ तो तुम्हारी शक्ल भी गोबर से मिलती है। ग्राम अपने बेटे को किसी के सामने रोज होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो ड्यूक से कहता है, सुन असली बाप तो मैं हूँ, तेरा बस नाम है। ड्यूक ये सुनकर वहां से चला जाता है। ग्राम केन से कहता है, बेटा तूने मेरा कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया। केन जवाब देता है, पापा खुश रहो, कम से कम अब आपको आपकी असलियत का तो पता चल गई। तभी राजा की एंट्री होती है। केन को किसी बात की परवाह नहीं होती क्योंकि उसकी नजर तो सीधे राजकुमारी पर होती है। किंग की स्पीच के बाद केन राजा को बधाई देता है और राजकुमारी से बोलता है, अब तो आप देवी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मेरे पापा को उनकी पहली बीवी ने छोड़ दिया था। राजा हालांकि हंसी में कहता है, ग्राम अगर उस रात तू जल्दी सो गया होता तो ये पैदा ही नहीं होता। तभी केन बोलता है, पापा की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तालिया तो उन्हें डैडी बोलती है। फिर अपने जोक्स के लिए माफी मांगता है। माफी के तौर पर केन राजा को एक गिफ्ट भी देता है। राजा मजाकिया लिहाज में कहता है, अगर मैंने तुझे कभी बुलाया
और तू नहीं आया तो तुझे मार दूंगा। केन से हिलाते हुए हाँ भी भरता है। ग्राम केन से पूछता है, तू कब से इतना बड़ा व्यापारी बन गया? केन जवाब देता है, मुझे अपनी हवेली की देखभाल करने के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैं अपने बदसूरत पापा से ज्यादा अमीर हूँ। ग्राम इस ताने को हंसकर सह लेता है और कहता है, चलो अच्छा है, मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा सफल हों, लेकिन बेटा अपनी उम्र के बच्चों से भी दोस्ती कर ले। केन अपने ऐसे ख्याल रखने वाले पिता को पाकर खुश होता है। तभी सिल्क आती है और उसे कोने में ले जाती है। वो चुपचाप बात करने लगते हैं। सिल्क ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि लीजिया को केन से बात करने का मौका ही न मिले। तभी कुनाको के बच्चे बीच में आ जाते हैं। एक लड़का सिल्क की ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन सिल्क उसे इग्नोर करती है। उसका एक चेला केन से कहता है, जब हैबिट और सिल्क नीचे बात कर रहे हो तो तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। केन अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन हैबिट उसे घूरते हुए कहता है, तुझे मिस सिल्क को परेशान करने की माफी मांगनी चाहिए। केन हैबिट को देखता है और कहता है, पहले तू माफी मांगेगा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। वैसे भी तू एक छपरी है। हैबिट गुस्से में लाल हो जाता है और केन को चुनौती देता है, पार्किंग में मिल। सिल्क चिंता में होकर कहती है कि शायद केन की आखिरी रात है, इसलिए वो उसे प्लॉट करने की सलाह देती है। लेकिन केन एकदम शांत रहता है, मानो हैबिट का कोई वजूद ही नहीं। हैबिट को गुस्सा आता है और वो कहता है, लड़ाई शुरू करो। लेकिन सिल्क उसकी बात पर ध्यान न देकर केन को गले लगा लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कुनाको के चेले के गुस्से में पागल हो जाते हैं और डांस करते करते अपने मैजिक का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दूसरा चेला भी नाचते नाचते जादू आजमाता है, लेकिन वही हाल। सिल्क गुस्से में चिल्लाती है, तुम सब डांस करना बंद करो, ये कोई मुंबई का लोकल शो नहीं है। फिर वो बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि केन कोई आम लड़का नहीं है, वो एक बैरन है जिसने राजकुमारी को 50 सैनिकों से बचाया था। ये सुनकर कुनाको और उसके चेले उससे माफी मांगते हैं और वहां से तिल चट्टे की तरह भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सिल्क मजाक में कहती है, तुम पहले ही अपना परिचय दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, अब मैं ये बात राजकुमारी को बताऊंगी। केन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्क मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे तो मैं ये राज गुप्त रखूंगी। तभी तालिया वहां पर आ जाती है और पूछती है, क्या चल रहा है? केन तुरंत सिल्क को बोलने से रोकता है, लेकिन सिल्क चालाकी से कहती है, हम डेट पर जा रहे हैं। तालिया को जलन हो जाती है और वो केन की ओर देख के कहती है, तो फिर मुझे भी डेट पर लेकर चलो। केन को लगता है कि वो लड़की काफी क्यूट लग रही है, तो वो सोचता है, चलो इस बार डेट पर हम ही चलते हैं। अब राजा पीछे से आता है और पूछता है, क्या बवाल कर रहा है भाई, क्या बोला तू? सिल्क मुस्कुरा के कहती है, हाँ हम डेट पर जा रहे हैं, बस बात करने के लिए। केन मस्त तरीके से बोलता है, हाँ भाई हम डेट पर नहीं जा रहे, बस थोड़ी सी बातें करने जा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। राजा थोड़ा हड़बड़ी में कहता है, अच्छा हम आराम से इसे समझ लेंगे। लेकिन केन को ये महसूस होता है कि अब राजा के लिए उसे मारना तय है, लेकिन फिर भी वो मस्ती करता रहता है क्योंकि वो कहानी का हीरो जो है तो जिंदा वापसी करेगा ही। अगले दिन राजा फिर से केन को मारने की कोशिश करता है, मगर केन को देखकर वो सोचता है, क्या ये लड़का सच में फिर से जिंदा हो गया? फिर ड्यूक आता है और कहता है, चलो भाई थोड़ा रिवर्स ही खेलते हैं, ताजगी आ जाएगी। कुछ दिन के बाद केन को अपनी हवेली देखने का मन करता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचकर देखता है, ये तो खंडर जैसी लग रही है। अब वो अपने जादू से सभी कमरों में झांकता है और अपनी जादुई ताकत से सफाई करना शुरू कर देता है। उसके बाद हर कमरे में नयापन और चमक आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सिल्विया भी आ जाती है और सारे सर्वेंट के साथ खुश होती है क्योंकि अब वो उसका पर्सनल मेड बनने वाली है। फिर वो कुछ नौकरों को बुलाकर सफाई में लगा देती है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं, सारी मस्ती के बाद सिल्विया और बाकी सभी का काम ये हो जाता है कि सब मिलकर एक ही टीम बन जाएं। इस तरह हर कहानी में थोड़ा ड्रामा और थोड़ी सी मस्ती तो जरूरी है, और केन की लाइफ में तो हर मोड़ पर यही सब होता है। लेकिन वहाँ कोई भी धूल का एक कण नहीं था। केन बताता है कि उसने जादू से सब कुछ साफ कर दिया है। सिल्विया केन की चीजों को जगह बनाने के लिए चली जाती है और कॉलिन उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। केन भूल जाता है कि आज उसके बड़े भाई आने वाले हैं। ग्राम की हवेली में वापस केन के भाइयों ने उसे पहली हवेली पाने की बधाई दी और वो खुश था कि वो उसका छोटा भाई है। केन अपने परिवार को अपनी नई हवेली दिखाता है, लेकिन ग्राम थोड़ा उलझन में है क्योंकि उसे लगता है कि ये तो पहले बिल्कुल टूटा फूटा था। केन बताता है कि उसने इसे थोड़े से जादू से फिर से ठीक कर दिया है। सारा को गर्व होता है कि उसने ग्राम की दूसरी पत्नी के मुकाबले इतना टैलेंटेड बेटा पैदा किया है। वो उन्हें घर का दौरा करवाता है, लेकिन ग्राम चाहता था कि केन घर को किसी आर्ट पीस जैसा सजाए। केन सोचता है कि उसके पास इसका समाधान है, इसीलिए वो 1 सेकंड के लिए गायब हो जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, सिल्विया डर के मारे चिल्लाती है और सभी नौकरानियां डर जाती हैं क्योंकि सामने एक रेड ड्रैगन खड़ा होता है। ग्रेम केन से इसका मतलब पूछता है और केन कहता है ये एक रेड ड्रैगन है। ग्राम कहता है अच्छा, मुझे तो लगा ये मेरी पुरानी पत्नी है। ग्राम जानना चाहता है कि ये रेड ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है, तो केन बताता है कि उसने अकेले ही इसे हरा दिया था। ये एक डिजास्टर लेवल का ड्रैगन था, इसे पहले कभी नहीं हराया गया है। लेकिन इतना बहादुर बेटा पाकर ग्राम खुश है। एक मरे हुए रेड ड्रैगन की कीमत इस दुनिया में 10,000 प्लेटिनम सिक्के है।
और केन को पता चलता है कि ये उसकी पुरानी जिंदगी में $100 मिलियन के बराबर है। तभी सारा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सब एक साथ बाथरूम की ओर दौड़ते हैं। सारा पूछती है ये क्या बाथरूम है, क्योंकि इसने मुझे ग्राम से भी ज्यादा संतुष्ट किया है। ये सोचकर कि वो कुछ ज्यादा ही चढ़कर बोल रही है, ग्राम चुपचाप अंदर जाकर जांचने के लिए जाता है। अंदर जाकर ग्राम सोचता है कि उसे अभी अपने घर में ऐसा बाथरूम लगवाना चाहिए और कहता है मेहमान इससे बहुत खुश होंगे। केन को आश्चर्य होता है कि उसके घर में मेहमान क्यों आएंगे। ग्राम बताता है जब कोई नोबल अपनी हवेली का मालिक बनता है तो उसे पार्टी देनी होती है और सभी नोबल्स को इनवाइट करना भी होता है, लेकिन केन पार्टी देना बिल्कुल भी नहीं चाहता। कॉलिन उसे बताता है कि उसने जिनको इनवाइट करना है उसकी लिस्ट बना ली है। केन ने देखा कि कुनैको को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो चाहता था कि उसे उसका चेहरा ना देखना पड़े। लिस्ट में बस राजा का नाम नहीं है, क्योंकि केवल काउंट और ऊंचे लेवल के नोबल ही राजा को इनवाइट कर सकते हैं। अब उनको एहसास होता है कि उन्हें सारी तैयारी करनी है और सबके लिए गिफ्ट भी तैयार करने हैं, लेकिन केन को ये नहीं पता था कि वो सबको क्या देगा। सिल्विया सुझाती है कि वो सबको अपनी स्टाइल के हिसाब से तैयार और गिफ्ट दे सकते हैं और ये सब आइडिया केन को पसंद आता है। अपनी जादू की मदद से वो कांच के गिलास बनाता है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए केवल चीनी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक खाने का सवाल है, केन ने सबको हैमबर्गर खिलाने की योजना बनाई। सिल्विया को ये अब तक का सबसे बेहतरीन खाना लगता है। पीने के लिए वो स्प्राइट का घूंट भरती है, जो दोस्तों को काफी पसंद आता है, लेकिन फिर कहती है एक गिलास से क्या पता चलेगा, और वो एक और गिलास ले लेती है, फिर एक और। दोनों बोलते हैं ये तो मजेदार है, लेकिन कॉलिन उसे बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। राजा थोड़े नाराज होते हैं और पूछते हैं अरे यार, तुझे अभी तक मेरी पार्टी का इनविटेशन क्यों नहीं मिला। वो कहता है मैं वही हूँ जिसने तुझे हवेली दी, लेकिन ड्यूक उसके चेहरे पर अपना निमंत्रण लहराता है और कहता है सिल्क तो बेहतर लड़की है। राजा रोने वाला होता है और कहता है जिस तरह से तुम अपने भविष्य के ससुर के साथ व्यवहार कर रहे हो उससे मैं बहुत निराश हूँ। केन उसे सच्चाई बताता है और कहता है मुझे इनविटेशन देने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें खुद इनवाइट करने का फैसला किया। राजा इसे समझ जाता है और बच्चों की तरह दिखाता है। फिर केन को सूचित करता है कि किंग टेलिकिनोसिस की पार्टी में आएगी। डेब्यू पार्टी की रात आती है और केन सबका स्वागत करता है। सिल्क ड्यूक के साथ आती है और केन उसे सुंदर लड़की बोलता है, फिर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी रेड ड्रैगन की मूर्ति देखता है और सिल्क इंतजार नहीं कर सकती। केन सबको संबोधित करने का टाइम आता है तो कॉलिन उसे बताता है कि अब वक्त है सबको धन्यवाद देने का। केन सभी को धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि सबको पार्टी में मजा आएगा। उसके पेरेंट्स ड्रिंक टेस्ट करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है, यहाँ तक कि गिलास भी उन्हें इम्प्रेस कर देता है। फिर राजा की एंट्री होती है और वो ड्रिंक के गिलास को देखता है। एक घूंट के बाद उसके मुंह में जैसा स्वर्ग का स्वाद आ जाता है। खाने में वो एक हैमबर्गर का टुकड़ा लेता है और बर्गर की सफेद क्रीम को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। रानी राजा से कहती है कि उसने अभी अभी एक अलग सी फीलिंग का अनुभव किया है और केन से वही पैर उसके बाथरूम में लगाने के लिए कहती है। राजा भी उसे ट्राई करता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि सबको सुनाई देता है। वो कमरे से बाहर ऐसे निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और केन से कहता है कि वो उस स्प्रे को तुरंत बाथरूम में लगा दे। केन वादा करता है कि वो राजा की बेटे को सेटिस्फाई करेगा। राजा खुश होकर कहता है कि उसका अतिथि भोजन और घर की हर चीज बढ़िया है और ये सब कुछ बेहतरीन है। उसकी तारीफ करने के लिए भीड़ उसे घेर लेती है और वो खुश होता है कि उसके सभी प्रयास सफल रहे। हालांकि कॉलिन उसे बताता है कि मुसीबत आ रही है। कुनैको आता है और केन की हवेली में एंटर करता है। वो उसे कुत्ते का घर बोलता है क्योंकि उसे ड्रैगन की मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाता है और केन उससे माफी मांगता है कि उसके रेड ड्रैगन ने उसे डरा दिया। केन को डायरेक्शन देकर कॉनिंग उसे खराब बोलता है, लेकिन बाकी सभी सोचते हैं कि कॉनिंग का रवैया बहुत बेकार है। एक आदमी की तरह वो टेबल पर बैठकर सिल्विया को माउंटेन ड्यू का घूंट देता है और कहता है कि ये बहुत बेकार है, लेकिन फिर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे कुत्ते की तरह पी जाता है। केन उसे हैमबर्गर देता है और वो उसे भी खराब बताता है, लेकिन वो पूरा का पूरा खा जाता है। सभी नोबल्स केन के साथ उसका बर्ताव देख रहे होते हैं और कॉलिन उसे शांत रहने को कहता है। तभी उसे एक शानदार आइडिया आता है। वो कॉलिन के लिए गिलास भरता है और कहता है ये एक छोटी सी बेट है। कॉलिन को कहता है कि उसे सारे गिलास चाहिए, साथ में बर्गर की रेसिपी भी। वो चिल्लाता है और कहता है कि उसे तुरंत 100 गिलास चाहिए। केन माफी मांगता है और कहता है वो राज्य की सबसे अद्भुत और मूल्यवान वस्तु उसे गिफ्ट में देगा, जो एक रतन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉनिंग इसे सुनकर तुरंत उत्साहित हो जाता है। वो ये सोचता है कि वो राजा का सबसे बड़ा और मूल्यवान गिफ्ट पाएगा। इसके बाद राजा अचानक प्रकट होता है, जो उसे पूरी तरीके से चौंका देता है। कॉनिंग हैरान हो जाता है और सोचता है ये छोटा आदमी इतने बड़े आदमी को घर क्यों आया। राजा गुस्से में जवाब देता है कि केन ने उसकी बेटी को बचाया है, इसलिए वो यहाँ आया है। ड्यू पूछता है क्या वो राजा के बाद आया है। फिर राजा को धमकी देता है कि अगर कॉनिंग ने केन के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा
तो उसकी रैंकिंग छीन ली जाएगी। कॉनिंग को माफी मांगनी पड़ती है और वो कहता है कि वो खाने और ड्रिंक से प्रभावित हो गया था, लेकिन राजा उसे एक असली नोबल की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है और उसे वहां से भाग जाने का आदेश देता है। सिल्क केन के पास आती है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका ही प्लान था। ड्यूक भी पूछता है क्या तुमने उसका इस्तेमाल किया, और केन जवाब देता है हाँ, मैंने राजा का इस्तेमाल किया। ये सुनकर राजा थोड़ा गुस्से में हो जाता है। एक हफ्ते बाद केन चलते चलते कैप्टन डाइम से मिलता है। डाइम को प्रधानमंत्री ने कुछ राक्षसों की रेसिपी रखने के लिए भेजा है, इसीलिए डाइम केन को स्टोरेज रूम में ले जाता है। हालांकि केन को ये कमरा बहुत छोटा लगता है। डाइम चौंक कर पूछता है क्या तुम्हारा इतना बड़ा है, और वो पूछता है क्या ये राक्षस रेड ड्रैगन इतने बड़े होते हैं, लेकिन केन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये लेजेंडरी अर्थ ड्रैगन है। डाइम हैरान होता है, लेकिन फिर केन से पूछता है कि वो राक्षसों को मैदान में छोड़ दे। इसीलिए केन अपने आइटम बॉक्स से उन राक्षसों को बाहर निकालता है। विशाल संख्या में राक्षसों को देखकर डाइम केन से पूछता है क्या तुम एक हीरो हो या फिर किसी भगवान के शिष्य। इस पर केन थोड़ी देर घबराता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और फिर अलविदा कहकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन डाइम उसे रोकता है और पूछता है क्या तुम बाकी नाइट के साथ परीक्षण लेना चाहोगे और उसके लीडर से मिलना चाहोगे। डाइम केन को बाकी सैनिकों से मिलवाता है और बताता है कि वो उसके साथ युद्ध करेंगे, लेकिन सैनिकों में से एक को ये समझ नहीं आता और वो हैरान होकर पूछता है क्या हमें सच में 10 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो सभी चौंकते हैं, इसलिए डाइम उससे सबसे पहले केन से लड़ने का आदेश देता है। सैनिक केन को पहला हमला करने की अनुमति देता है और केन खुशी से सहमत हो जाता है। एक पल में वो अपनी बूस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और सैनिकों की आंखों के सामने गायब हो जाता है। अगले ही पल वो एक हमले में उसे हरा देता है। केन उसे धन्यवाद कहकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन डाइम बोलता है तुम्हें एक बार में सभी से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही केन लड़ने वाला होता है, उसका लीडर उन सभी पर चिल्लाता है। उसने पूछा क्यों एक छोटे बच्चे से लड़ रहे हो, और उसे गले लगाकर आराम देने की कोशिश करती है। वो डाइम से पूछती है कि ये क्या चल रहा है, और डाइम समझाने की कोशिश करता है केन वही है जिसने राजकुमारी को अकेले 50 औरतों से बचाया। लीडर समझ जाती है और केन से कहती है अब तुम मुझसे लड़ोगे। केन उससे पूछता है तुमने असली तलवार क्यों पकड़ी है, लेकिन वो जवाब देती है ताकि और मजा आ सके, और वो दौड़ने लगती है। केन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खूबसूरती से बचने में कामयाब हो जाती है। वो अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। सैनिक इस दृश्य को देखकर प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं कि कोई है जो लीडर की गति को मैच कर सकता है। केन उसके वार को रोकने और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत अच्छा है। वो जादू का इस्तेमाल करता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है और बगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपनी तलवार उसके गले पर रखता है और बोलता है युद्ध खत्म हुआ। लेकिन तिजुआना अपने जीवन की सबसे बेहतरीन फीलिंग को महसूस करती है और केन को गले लगा लेती है। साथ ही कहती है कि वो उससे शादी करेगी। केन थोड़ा हैरान होकर जवाब देता है कि वो अभी तो मिले हैं और वो उसे ठीक से जानता भी नहीं। तिजुआना अपना इंट्रोडक्शन ड्यूक की बेटी के रूप में देती है और बताती है कि भले ही वो बड़ी है, वो एल्फ है जो 300 साल तक जी सकती है और इस वजह से वो लंबे समय तक जवान रहेगी। केन चिपकू लड़की से दूर भागने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पहले अपने पिता की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन तिजुआना कहती है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब वो घर से निकली थी तब उसने ये कह दिया था कि वो तब तक घर वापस नहीं आएगी जब तक वो अपना जीवन साथी नहीं ढूंढ लेती। केन फिर से कहता है कि उसे पहले अपने पिता और कई अन्य लोगों से अनुमति लेनी चाहिए। तिजुआना अपने फैसले पर अड़ी रहती है और डाइम को बताती है कि वो ये सब सेट करने के लिए राजा से मिलने जा रही है। दोनों किंग के सामने पहुंचते हैं। तिजुआना खड़ी हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है और वो कहती है कि वो शादी करने जा रही है। राजा पूछता है इसका क्या मतलब है, और केन उसे बताता है कि उसने अपनी लड़की की डंडी से तिजुआना की इतनी पिटाई की कि उसके डिफेंस को भेद दिया, इसलिए वो अब उसके साथ शादी करना चाहती है। किंग चौंक कर बताता है कि तिजुआना सिर्फ सेना की लीडर ही नहीं है, वो एल्फ से भरे राज्य की राजकुमारी है।